सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th साइंस 1 का 9th चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स का लास्ट पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के साथ। तो अब देख लो मैक्रोमोलिक्यूल्स पहले क्या होते हैं। वी हैव सीन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज लार्ज एट 10 मिलियन। तो मैं अब तक 10 मिलियन इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स मालूम है, जिनकी मॉलिक्यूलर मास की रेंज है 10⁻1 to 10⁻12. The number of constituent atom is very large for the molecules with high molecular mass. यानी कि जो नंबर ऑफ जितने सारे बन रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स, इसकी वास्ट रेंज है हमारे पास। 10 से 10⁻1 यानी कि 10 ही होता है, टू 10⁻12 इतने सारे मॉलिक्यूल मास की हमारे पास एक रेंज है। The giant carbon molecules formed from hundred of thousands of atoms are called as macromolecules. और इसी बड़ी सी चेन को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। They are formed from the type of compound called polymers. और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो पॉलीमर्स से, पॉलीमर्स की मदद से। अब कुछ नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो यानी कि बहुत बड़े, माइक्रो अगर आएगा, अब ये देख लो, माइक्रो और मैक्रो दो अलग अलग चीजें होती है। अगर बात करते हैं माइक्रो यानी कि बहुत ही छोटी, उसमें स्मॉल आता है, और जब बात आती है मैक्रो ए तो वेरी बिग। आ गए समझ में? तो हम यहाँ पर बहुत ही बड़े कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स देख लो कौन कौन से होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, चेंज कलर करता हूँ, देख लो एक मिनट। पॉलीसैकेराइड्स, वापिस प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सारे क्या है? सपोर्टिंग पिलर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड है। और नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स, वी गेट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फ्रॉम द पॉलीसैकेराइड्स। हमारी जो बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, ये सभी हमें पॉलीसैकेराइड्स से ही मिलती है। अब पॉलीसैकेराइड्स में कौन आते हैं? तो स्टार्च एंड सेल्यूलोज। Protein constituent a large part of the body of animal and are also responsible for the movement and various physiological processes. प्रोटीन्स का क्या मदद होता है? तो हमारे जो जितनी सारी बॉडी मूवमेंट है उनके लिए, एनर्जी के लिए, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जितनी सारी हमारी फिजिकल रोज की प्रोसेस है बॉडी की, उनके लिए। देन न्यूक्लिक एसिड का कहाँ पर यूज होता है? तो न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल द हेरिडिटी एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो हमारे जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कंट्रोल करता है मॉलिक्यूलर लेवल, सेल्यूलर नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल पर, वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड। रबर इज अनदर टाइप ऑफ नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल, और रबर ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल ही है, नेचुरल। जैसे नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स भी है। मैक्रोमोलिक्यूल्स वेर प्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लैब एंड फैक्ट्री with the intention that to invent a alternative for rubber and silk. तो जो मैनमेड माइक्रोमोलिक्यूल्स थे उनको बनाने का एक ही इंटेंशन था, एक ही जरूरत थी कि जो नेचुरल रबर और सिल्क होता है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, और वो ज्यादा पैमाने पर, ज्यादा क्वांटिटी पर हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने आर्टिफिशियल रबर और सिल्क के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाना स्टार्ट किया था। टुडे मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर यूज्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। मगर अब हमें हर जगह पर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स दिखाई देते हैं। मैनमेड फाइबर्स which have strength along with the length similar to natural fiber. मैनमेड फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? तो रेयन, वापिस नाइलॉन, रेयन, ऐसे कुछ आर्टिफिशियल सिल्क होता है। तो इन सभी फाइबर्स को मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल ही क्या कहा जाता है। और नेचुरल फाइबर कौन से है? देख लो, कॉटन, वूल, सिल्क। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द नेचुरल फाइबर, विच आर द मैनमेड फाइबर। इलास्टोमर्स विच हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रबर। हमने इलास्टोमर्स भी बनाए, इलास्टिक जैसे, कि जो इलास्टिक ऐसे होते हैं कि रबर के जैसे उनकी बॉडी इलास्टिक होती है, यानी कि स्ट्रेच हो जाती है एक फोर्स लगाने के बाद, और वापस छोड़ देने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप ले लेती है। जैसे कि रबर बैंड जो हम नोट की गड्डियों के वगैरह लगाते हैं, वो रबर बैंड क्या होता है? स्ट्रेच होता है फोर्स लगाने के बाद, और वापस अपना शेप लेता है। देन प्लास्टिक, के तो इन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। अब हर जगह आप देखोगे तो प्लास्टिक से
ज्यादा तो वस्तुएं आपको दिखाई देगी बनी हुई। प्लास्टिक से सीट, पाइप, सरफेस कोटिंग भी बनाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल एंड मैन-मेड मैक्रोमोलिक्यूल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग सेवरल स्मॉल यूनिट इन अ रेगुलर मैनर। अब जितने सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, वो किससे बने होते हैं? तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक के आगे एक के आगे एक इसे जोड़कर। एज अ रिजल्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमरिक इन नेचर। पॉलीमरिक यानी कि क्या? तो एक जो होता है एक मॉलिक्यूल, उसे बोलते हैं हम पॉलीमर, मोनोमर। और ऐसे हमने एक के आगे ऐसे चेन में अगर मोनोमर्स को रख दिया तो उसे बोलते हैं हम पॉलीमर। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ऐसे ही बड़े बड़े पॉलीमर्स एक दूसरे को जोड़ना। एक मोनोमर, उसके ग्रुप से बनेगा पॉलीमर, और पॉलीमर्स के ग्रुप से बनेगा मैक्रोमोलिक्यूल। तो पहले हम जो हमने यहाँ पर जो लिखा है ना पॉलीमर, वो होता क्या है वो देखते हैं। पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म बाय द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो मैक्रोमोलिक्यूल किससे बना होता है? पॉलीमर के ग्रुप से। और स्मॉल यूनिट, उसके आगे दूसरी डेफिनेशन भी देख लो। A small unit that repeats regularly to form a polymer is called as a monomer। और पॉलीमर किससे बना होता है? रिपीटेशन ऑफ मोनोमर से। The reaction by which monomer molecules are converted into polymer is called as polymerization। और यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की आपको डेफिनेशन दी है। क्या है डेफिनेशन पॉलीमराइजेशन की? तो the process by which monomer molecules are, थोड़ा ओपिक कर लेता हूँ। ओके, हाँ ये सही दिखाई दे रहा है, बहुत ही डार्क हो रहा था। तो द रिएक्शन बाय विच मोनोमर आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर, मोनोमर का हमें पॉलीमर में कन्वर्ट करना होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। One important method of polymerization is to make a polymer by joining alkene type, alkene यानी कि डबल बॉन्ड टाइप मोनोमर। फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ पॉलीइथिलीन। पॉली क्यों लिखा है? तो बहुत सारे इथिलीन के मोनोमर्स को हम एक के आगे जोड़ दिए जाएंगे। इथिलीन के जो आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा था इथिलीन का, उसको बहुत ज्यादा पैमाने पर हम ज्वाइन कर लेंगे तो बन जाएगा पॉली इथिलीन। तो ये देख लो यहाँ पर इथिलीन का मोनोमर कैसा होता है। इथिलीन यानी कि क्या होता है देख लो, C2H4। यहाँ पर बीच में हमने C डबल बॉन्ड C लिखा है और इसको 4 H जोड़ दिए। ऐसे और एक C2H4, उसको और एक C2H4 ज्वाइन कर देंगे। ऐसे नंबर ऑफ एक कभी खत्म नहीं होगा, और उसकी रिएक्शन दैट इज पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो इसका बन जाता है पॉलीइथिलीन। जो बड़ी सी यहाँ पर चेन बनेगी उसको बोलेंगे हम पॉलीइथिलीन। तो इथिलीन को जोड़ देंगे तो बन जाता है पॉलीइथिलीन। देन सिंथेसिस ऑफ पॉलीइथिलीन। सिंथेसिस यानी कि कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। अब अलग अलग पॉलीमर्स के नाम, जैसे कि पॉलीइथिलीन। रिपीटेशन, मोनोमर कौन सा होता है? रिपीटेड CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा है। आपको यूजेस ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि पॉलीइथिलीन बैग्स होती है, कैरी बैग्स, और जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं वो पॉलीइथिलीन से बने हुए होते हैं। पॉलीस्टीरीन देख लो, पॉलीस्टीरीन का यूज कहां पर किया जाता है? थर्मोकोल आर्टिकल्स में। पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज PVC। पीवीसी पाइप आपने बहुत बार सुना होगा ये नाम। पीवीसी पाइप लेना है, प्लम्बिंग के जो पाइप्स होते हैं वो सारे पीवीसी पाइप से बने होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? विनाइल क्लोराइड। मोनोमर क्या है उसका नाम? पॉली निकाल दो तो क्या बन जाएगा मोनोमर? विनाइल क्लोराइड। क्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH2। कहां पर यूज होंगे? पीवीसी पाइप में। डोर की मैट्स होती है वो पीवीसी की बनी होती है। ट्यूब्स एंड बैग्स इन हॉस्पिटल किट्स, जो हॉस्पिटल किट्स में ट्यूब्स और बैग्स बनाते हैं वो भी पीवीसी के ही बनाते हैं। देन नेक्स्ट है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो पॉली निकाल दो, मोनोमर क्या बन जाएगा? एक्रिलोनाइट्राइल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है उसका देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब विंटर क्लोथिंग और ब्लैंकेट जो होते हैं ना वो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल से बने होते हैं। जो हमारे विंटर क्लोथिंग, जो कि आप जिसे जर्किंग्स वगैरह बोलते हैं,
हुडीज वगैरह आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए, तो सब चीजें पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से बनी होती है। देन टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज होता है नॉन स्टिक कुकवेयर में। जो ब्लैक कलर का टेफ्लॉन का कवरिंग आता है वो सब क्या होता है, टेफ्लॉन से बना होता है। नॉन स्टिक पैन्स वगैरह आपने देखा होगा, जो इडली देन डोसा के लिए ज्यादा यूज होता है, डोसा वगैरह बनाने के लिए। तो उसमें मोनोमर क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। और देन लास्ट है हमारा पॉलीप्रोपिलीन। तो पॉली निकाल दो, प्रोपिलीन होगा, और मोनोमर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पॉलीप्रोपिलीन किसमें यूज होता है, तो इंजेक्शन की सिरिंज यानी कि आगे जो नीडल होती है उसके पीछे एक ऐसा जो सरफेस होता है और इसके अंदर एक पिस्टन। आ गए समझ में? तो ये जो सिरिंज होती है और इसके आगे एक नीडल लगती है, तो नीडल का भाग जो है वो इरेज कर देता हूँ। ये जो है वो सिरिंज है। देन फर्नीचर्स, जो प्लास्टिक से बने होते हैं फर्नीचर, वो भी पॉलीप्रोपिलीन से ही बने होते हैं। Then next, the polymers in the above example are formed by the repetition of single monomer. सिंगल मोनोमर रिपीटेड होगा तो पॉलीमर बन जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं होमोपॉलीमर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पॉलीमर अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। द अदर टाइप ऑफ पॉलीमर आर फॉर्म बाय 2 और मोर मोनोमर, यानी कि दो नहीं तो उससे ज्यादा पॉलीमर्स रिपीट होंगे, तो उसे बोलेंगे हम कोपॉलीमर। जैसे कि PET इज पॉलीइथिलीन terephthalate. The structure of polymer are linear as in the above example and they branch or cross linked. यानी कि जो PET का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रेट चेन भी रह सकता है, ब्रांच भी रह सकता है, नहीं तो क्रॉस लिंक भी रह सकता है। पॉलीमर एक्वायर्स वेरियस प्रॉपर्टी एज पर द नेचर ऑफ मोनोमर, और पॉलीमर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड होती है मोनोमर के ऊपर एंड उसके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, इसके ऊपर। The composition and structure of natural polymer were understood after carrying out decomposition. और डिकम्पोजिशन जब हमने नेचुरल फाइबर्स का किया, डिकम्पोजिशन यानी कि उसको सड़ाना नहीं, उसको डिकम्पोज करना यानी कि उसके टुकड़े करना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मालूम है ना, तो उसको सेपरेट आउट करने के बाद हमें उसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर मालूम हुआ। तो यहाँ पर देख लो, चार्ट में देख लो, मेन नेचुरल पॉलीमर्स का टेबल है। तो फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स देख लो क्या होता है, किससे बना होता है पॉलीसैकेराइड्स, ग्लूकोज से। और कहां पर मिलता है, स्टार्च में। सेल्यूलोज किससे बना होता है, ग्लूकोज से। कहां मिलता है, तो उड़ में सारे सेल्यूलोज होते हैं जिससे हम पेपर वगैरह बनाते हैं। और सेल्यूलोज से ही सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल बनी होती है। अब फिर हमारे बॉडी में प्रोटीन्स आते हैं, तो प्रोटीन्स का किससे बने होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स में। और कहां पर पाए जाते हैं प्रोटीन्स, हेयर में केराटिन वगैरह प्रोटीन मिलता है हमें। एंजाइम, स्किन, एक मसल, ये पूरा हमें चैप्टर में है कि कहां पर कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं। देन डीएनए, डीएनए किससे बने होते हैं, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटिक एसिड, बराबर, ये फुल फॉर्म हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और अगेन एंड अगेन न्यूक्लियोटाइड जब बन जाते हैं तो डीएनए फॉर्म होता है। डीएनए कहां पर फॉर्म होगा, क्रोमोसोम ऑफ एलिमेंट्स में। वैसे ही आरएनए भी, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहां पर मिलेगा, क्रोमोसोम में ही बनेगा। और लास्ट वाला रबर इज ऑल्सो अ नेचुरल पॉलीमर, जो कि बनता है आइसोप्रीन से। उसका स्ट्रक्चरल यहाँ पर फॉर्मूला दिया है। और कहां पर पाया जाता है, लैटेक्स ऑफ रबर ट्री। तो रबर ट्री को हम जब कोई नुकीली चीज से होल वगैरह करते हैं तो वहां से लैटेक्स उसका गिरने जाता है, जो कि एक्सक्रीटरी पार्ट होता है। लैटेक्स यानी कि उसका एक्सक्रीशन ही होता है, जो कि है नेचुरल पॉलीमर। देन यूज योर ब्रेन पावर में वो नहीं है मेरे पास। तो इसी के साथ एक बहुत ही ऐसा बड़ा चैप्टर जो हमारा था कार्बन कंपाउंड खत्म होता है। आशा करता हूँ ये सभी पार्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, सभी समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेरीज हो किसी भी टॉपिक पर, तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट आपके लिख लो, हम उसके सॉल्यूशन आपको दे देंगे।
है।